मेरी शादी की उम्र निकल गई थी, लेकिन मेरी भाभी कहती, मैं एक औरत को जानती हूँ जो तुम्हारी शादी करवा सकती है। मैं भाभी के साथ एक सुनसान दरबार पर चली गई। वहाँ एक औरत ने मेरे मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया और कहती, ये अमल 7 दिन करना होगा और 1 घंटे से पहले कपड़ा हटाया तो अमल खराब हो जाएगा। मेरे मुंह से 1 घंटे के बाद कपड़ा उतारा जाता और भाभी की हालत कुछ अजीब हुई होती। एक दिन मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मेरे औसान खता हो गए। भाभी और 3 बंदे। मेरा नाम नायला है। मेरी रंगत थोड़ी सी काली थी। शायद यही वजह थी कि मेरा कोई रिश्ता ना होता था। अब्बा भी इस दुनिया से चला गया और अम्मी भी, वो भी मेरे रिश्ते करवाने की कोशिश में ही इस दुनिया से चली गई। लेकिन जाते जाते मेरे भाई की शादी करवा गई। मेरी भाभी बहुत अच्छी और प्यारी थी। उसको देखकर मेरे दिल में सोचती कि हसीन है तभी तो इतनी छोटी उम्र की है, फिर भी शादी हो गई। जबकि मैं अपनी भाभी से 5 साल बड़ी थी, लेकिन मेरा भाई मुझसे 7 साल बड़ा था। अजीब तरह की बात थी ये कि मेरी भाभी आ गई लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरे भाई ने मेरी भाभी को कहा कि तुमने इसकी शादी करवानी है, तो भाभी ने कहा कि जरूर इसकी शादी करवाऊंगी। लेकिन मेरी भाभी के साथ भी वही होने वाला था जो मेरी माँ के साथ हुआ था। मैं दिन रात बहुत परेशान रहती थी, पता नहीं क्या होगा। मेरा बदन मोटा होता जा रहा था, उम्र आ रही थी, वजन भी बढ़ रहा था। कहते हैं कि जब आप 25 साल से ऊपर निकल आते हैं तो फिर आपका वजन बढ़ता तो बहुत जल्दी से है, लेकिन कम आसानी से नहीं होता। और मेरे साथ भी यही हो रहा था। वजन बढ़ने की वजह से मेरी उम्र और ज्यादा लग रही थी। 28 का आंकड़ा 7 लगने के बाद मैंने अपने आप को वैसे ही बूढ़ा समझना शुरू कर दिया। 2 साल बाद तो मैंने 30 साल का हो जाना था। भाभी को देखकर दिल ही दिल में जलती रहती थी। उनको कहती नहीं थी, उनके लिए बुरा भी नहीं सोचती थी, लेकिन उनको देखकर मुझे बहुत रश्क आता था। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन खड़ी तैयार हो रही थी तो मैं उनको देखती जा रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें तैयार करूं? मैंने कहा कि मेरा रंग सांवला है, मैं कुछ भी चेहरे पर लगाती हूँ तो पता चलता है कि कुछ लगाया हुआ है, फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी भाभी ने कहा कि तुमने फलां क्रीम इस्तेमाल की है। मैंने कहा कि मैं सब कुछ कर बैठी हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी भाभी को ये भी सुनने में आया था कि मेरी माँ मेरे रिश्ते करवाते करवाते इस दुनिया से चली गई, लेकिन जब वो किसी हादसे का शिकार हुई तब भी मेरा रिश्ता देखने ही गई थी। इस बात का बोझ भी मेरे सर पर था। मेरी भाभी ने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है जिससे तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ये बात अपने भाई को नहीं बतानी होगी और मेरा साथ देना होगा। यूँ समझो नंद नहीं बल्कि एक दोस्त बनके तुम्हारे साथ ये करूंगी और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बदले में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं अपनी भाभी की बात पर हैरान हो रही थी और सुन रही थी। मैंने कहा कि मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। आपकी मदद क्यों नहीं करूंगी? आपके और भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और अगर मेरी शादी भी हो जाए तो फिर भी मुझे और क्या चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर की हो जाऊँ। खानदान वाले अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं। जब किसी शादी में जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि बाजार में आ गई हूँ। जो भी मिलता है वो यही पूछता है कि अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, तुम्हारी उम्र में तो हमारे 2 बच्चे थे। मैं वाकई बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मेरी भाभी ने कहा कि फिर आज हम वहाँ चलेंगे दोपहर का खाना बनाकर, क्योंकि तुम्हारा भाई खाना खाकर वापस दुकान चला जाएगा। उसे कहेंगे कि बाजार जा रहे हैं, लेकिन उसे कभी भी न बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले इस बात पर यकीन नहीं करेगा। खैर हम लोगों ने ऐसा ही किया। दोपहर का खाना बना लिया और भाई को खाना खिला दिया। भाई वहाँ से चला गया तो हमने कहा कि हम थोड़ी देर के लिए बाजार जाएंगे। भाई ने कहा कि ठीक है। भाई तो इस बात पर खुश था कि हम दोनों की आपस में दोस्ती हो गई थी, क्योंकि घर में रहना था तो फिर लड़ाई करके करना ही क्या था। खैर मेरी भाभी मुझे ले जाने लगी। रास्ता बहुत लंबा था। मैं सोच रही थी कि इतनी दूर हम जा रहे हैं, यहाँ तक कि आबादी कम हो गई और सुनसान इलाके शुरू हो गए। फिर दूर से मुझे छोटी सी इमारत नजर आई जो काफी दूर थी। रिक्शे वाले ने वहीं पर हमें उतार दिया। भाभी ने कहा कि यहीं से हमें आगे पैदल खुद जाना पड़ेगा। तुम सर पर दुपट्टा कर लो और किसी को देखना नहीं। मुझे उनकी हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। खैर हम इस इमारत की तरफ चल पड़े। जब करीब पहुंचे तो पता चला कि बहुत बड़ी इमारत थी। अंदर गए तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। ये तो किसी पीर का आस्ताना लग रहा था। पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला था। अंदर गई तो पता चला किसी पीर का नहीं बल्कि एक औरत का आस्ताना है जो वहाँ पर बैठी थी। शक्ल से तो काफी अल्लाह वाली मालूम होती थी, लेकिन कपड़े उसने काले पहन रखे थे। मेरी भाभी को शायद पहले से जानती थी, क्योंकि उनके सलाम दुआ करने के अंदाज से यही लग रहा था। फिर मेरी भाभी उसके सामने बैठ गई, मुझे भी बिठा लिया। उसने मेरे बारे में पूछा कि ये कौन है, तो मेरी भाभी ने कहा कि मेरी नंद है, इसकी शादी नहीं हो रही है। अभी मेरी भाभी ने इतना ही कहा तो उसने उसको चुप करवा दिया और मुझे अपने पास बुलाया। मेरा हाथ पकड़कर कहीं खो सी गई, जैसे कहीं ध्यान लगा लिया हो। फिर मुझे बताया, तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी बंदिश करवाई गई है।
तुम्हारे ही रिश्तेदारों ने। वो नहीं चाहते कि तुम खुश रहो, और ये रिश्तेदार तुम्हारी माँ के ससुराल वाले हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है ताकि वो तुम्हें देख सकें और इस तरह तुम्हारी माँ की रूह को भी तकलीफ पहुंचा सकें। मैंने इस बात पर पूरा यकीन कर लिया कि अपनी माँ की जुबान से सारी जिंदगी मैं उनकी बुराइयां ही सुनती थी। उन्होंने मेरी माँ को बहुत तंग किया था और घर से भी निकाल दिया था। वो कभी मेरा अच्छा नहीं सोच सकते थे, और उनको माँ पसंद नहीं थी तो बेटी कैसे पसंद होती। हम भी तो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे। कोई पूछता तो हम यही कहते कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जबकि हमारे 2-4 चाचू और 3 फूफो भी थी। दादी भी अभी तक जिंदा थी, लेकिन हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना था। मैंने कहा कि इसका हल क्या है, इसका कोई तो तोड़ होगा। तो उसने कहा कि बिल्कुल, आप जिस जगह पर आ गई हैं यहाँ पर यही सब होता है। हम इसका तोड़ करेंगे, लेकिन ये एक अजीब सा मुश्किल अमल है जिसको करने के लिए आपको रोज यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर लेट जाना होगा। मैं उनकी बात सुन रही थी गौर से, हैरान भी हो रही थी। उसने कहा कि आपको इस जगह पर लेटना होगा। उसने एक जगह की तरफ इशारा किया जो साथ ही बनी हुई थी, जिस पर तकिया रखा गया था। उसने कहा कि तुम यहाँ पर लेट जाना और अपने मुंह पर काला कपड़ा रख लेना। 2 से 3 घंटे तक इसी तरह लेटे रहना है, और तुम्हारे सामने बैठकर एक लड़की कोई दम दरूद पढ़ती रहेगी। कई घंटे तक तुमने आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। इसके बाद अमल मुकम्मल हो जाएगा, फिर तुम जा सकती हो। मैंने भाभी की तरफ देखा तो उस औरत ने भी महसूस कर लिया कि मैं परेशान हो रही हूँ। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर अकेले आने की जरूरत नहीं है, अपनी भाभी के साथ आना। मेरी भाभी ने कहा कि जब तक तुम्हारा ये अमल नहीं होगा मैं यहीं पर बैठ जाऊंगी। तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ। मुझे मेरी भाभी बहुत अच्छी लगी, वो मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार थी। मैंने हाँ कह दिया क्योंकि मैं अपनी भाभी के साथ आने वाली थी, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं था। उसने कहा हम कल से ये अमल शुरू करेंगे। मैंने उससे पूछा कि ये अमल कितने दिन का है, तो उसने कहा जब तक रिश्ता ना आ जाए तब तक। लेकिन जिसके साथ भी आज तक ये अमल किया है उनका 1 हफ्ते के अंदर ही रिश्ता आ गया है, इसलिए ज्यादा लंबा अमल नहीं करना पड़ेगा। वापस घर जाते हुए भाभी का शुक्रिया अदा किया तो भाभी ने कहा कि शुक्रिया तब अदा करना जब अमल पूरा हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि तुम्हारे भाई को किस तरह मनाएंगे। आज तो बाजार का बहाना कर लिया, रोज रोज क्या बहाना बनाएंगे। मैंने कहा कि भाई इतना नहीं पूछते। तो उसने कहा कि तुमसे नहीं पूछते, लेकिन अपनी बीवी से तो पूछेंगे। तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा शकी है, पहले ही दिन से मुझ पर नजर रख रहा है। आज भी तो उसने 2 दफा कॉल की जब वहाँ पर बैठे थे, लेकिन मैंने कॉल नहीं सुनी, क्योंकि अगर उसे पीछे से बाजार की आवाज ना आती तो वो समझ जाता कि हम लोग कहीं और हैं। अपनी भाभी के लिए इतना तो मैं कर सकती थी, जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी। तो मैंने कहा कि भाई को मनाना मेरा काम है, मैं कोई ना कोई बहाना कर दिया करूंगी, आप परेशान ना हो, बस आप मेरे साथ जाया करें। मैंने अपनी भाभी से कहा कि ये औरत सच में काम तो कर देगी ना। भाभी ने कहा कि बिल्कुल, खुद सोचो, उसने आसानी से तुम्हें बता दिया कि तुम पर अमल किसने करवाया है, वरना उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ के ससुराली इसी इलाके में रहते हैं और जिंदा भी हैं, क्योंकि तुमने उसको कहा था कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। मैंने कहा ये बात तो सच है, उसके पास इल्म तो है, बस अल्लाह खैर करे, यहीं से मेरे लिए कोई बेहतरी हो जाए। शाम को भाई ने पूछा कि बाजार गई थी तुम दोनों, तो क्या लेकर आई हो। हम दोनों परेशान हो गए क्योंकि हमने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि भाई सवाल कर लेगा। भाभी ठीक कह रही थी, भाई शक करता था, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात उसने आज तक नहीं की थी, पर अपनी बीवी के तो हर मामले में बोलना उसका फर्ज था। मेरी भाभी ने ये मामला संभाला और अपने पास से 2-4 चीजें उठा कर ले आई। कहने लगी ये लेकर आए हैं, क्योंकि मेरी भाभी की अभी शादी हुई थी, उनको काफी कुछ मिला था। ऐसी चीजें भी थी जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। मैंने उनकी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया कि आप तो कमाल की हैं, हर चीज को संभाल लेती हैं, और हम दोनों ही हंस पड़े। मैं रोज भाई के सामने कोई बहाना करके खाने के बाद भाभी को लेकर चली जाती। मसला ये था कि वो जगह थी बहुत दूर, लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना था क्योंकि मैं भी अपना घर बसाना चाहती थी। अगर मैं 30 की हो जाती तो फिर मेरे लिए कोई माकूल रिश्ता भी नहीं आना था। मेरे लिए वक्त बहुत कम था। उस औरत ने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधकर मुझे एक तरफ लिटा दिया और कोई लड़की मेरे पास आकर कुछ पढ़ने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा था कि कुछ भी बोलना नहीं और कोशिश करना कि ज्यादा हिलजुल भी ना करो। 2 से 3 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। भाभी की पहले तो आवाजें आ रही थी, वो उस औरत से बात कर रही थी, फिर भाभी की आवाजें आना भी बंद हो गई। जब पट्टी हटा दी तो भाभी को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। भाभी बहुत थकी हुई लग रही थी, उनके बाल बिखरे हुए थे और खड़े होकर पानी पी रही थी। पानी ऐसे पी रही थी जैसे उन्होंने कुछ रोजा रखा हो और उनको बहुत शदीद प्यास लगी हो। मैंने उनकी हालत देखकर कहा कि आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई, क्या हुआ, आप बैठे बैठे थक गई। उन्होंने कहा हाँ चलो घर चलते हैं। वापस आ गए तो भाई ने बहुत बात पूछी तो उनको ये कहा कि देर हो गई थी।
रोज मैं कोई ना कोई बहाना कर देती, कभी कहती मेरी सहेली की शादी थी, तो कभी कहती उसकी सालगिरह थी, कभी बाजार जाना है, कभी डॉक्टर का बहाना करती। मेरा भाई भी मुझसे हजारों सवाल करता तो मैं आगे से रोना शुरू कर देती और कहती मामा पापा जिंदा होते तो मुझ पर इतनी पाबंदियां ना लगाते, वो मेरी बात मान जाते। क्योंकि मुझे अपने भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करना आता था, इस सारे मामले में अपनी भाभी को बिल्कुल ही मासूम बना देती, ऐसे बना देती कि वो भी मेरे साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं उनको जबरदस्ती लेकर जाती हूँ ताकि गलती से भी उन दोनों के मामलात खराब ना हो, क्योंकि वो भी मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी भाई पर गुस्सा करें या उनके रिश्ते में कोई ऐब अनबन पैदा हो। एक दिन मुझे भाभी ने कहा कि उस औरत का अमल जारी है, लेकिन उसको पैसे भी तो देने हैं। मैंने सुन रखा था किस तरह के लोग पैसे लेते हैं, क्योंकि जाहिर है उनका कारोबार होता है। भाभी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अम्मी ने मेरे लिए एक सोने की अंगूठी छोड़ी थी, वो बेचकर उसको दे देते हैं। मेरी भाभी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, ये सब जरूरी है, फिर कल को तुम्हारी शादी होगी तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, अगर कुछ ना हो सका तो मैं तुम्हें अपना जेवर दे दूंगी। मैं हैरान थी कि मेरी भाभी कितनी अच्छी थी, मेरे लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार थी। मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा था कि तुम्हारी भाभी शायद इसलिए ये सब कर रही है ताकि तुम घर से चली जाओ। मैंने कहा कि अगर इसलिए भी कर रही है तो इसमें क्या बुराई है, मैंने सारी जिंदगी उनके घर पर नहीं रहना, उनके सर पर नहीं नाचना। अच्छी बात है वो ये चाहती हैं कि मैं इधर से चली जाऊं, तो मुझे जाना ही चाहिए। मुझे अपना घर बसाना है, मेरा अपना सिस्टम होगा, ये घर उनका है और भाई का है, मैं तो यहाँ पर अजाफी हूँ। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। हमने अंगूठी बेचकर उस औरत को पैसे भी दे दिए, वो बहुत खुश हुई। मेरी भाभी को मैंने होश में आने के बाद देखा, मैं भाभी को होश में आने के बाद देखती तो वो अजीब सी हालत में होती। एक दिन तो भाभी की तबीयत खराब हो गई, कहने लगी बहुत गर्मी होती है, यहाँ बैठना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती थी कि उनके लिए ये आसान नहीं था, मैं तो अपनी मुसीबत की खातिर ये सब कर रही थी, मेरे पास तो मोटिवेशन थी, लेकिन मेरी भाभी तो मेरे लिए ही सब कुछ कर रही थी। उनके लिए बैठना बहुत मुश्किल था, वहाँ पर इतने लोग आते थे, वहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा होती थी। एक दिन तो हम वापस आए तो भाभी ने उल्टियाँ शुरू कर दी। भाई भी आ गया, कहने लगा कि ये क्या हो गया है, कहाँ गए थे तुम लोग? तो मैंने कहा कि बाजार गए थे, वहाँ से चाट खा ली थी। मेरे भाई ने कहा कि क्यों उल्टी सीधी चीजें खाते हो, क्यों बाजार जाते हो, आज से तुम लोगों का बाजार जाना बिल्कुल बंद है और तुम लोग घर से बाहर निकलो, इतनी गर्मी का मौसम है, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, घरों में लोग बैठे तंग हैं गर्मी से और तुम लोगों को रोज घर से निकलना होता है, और वो भी सब गर्मी के टाइम। देखो क्या हालत हो गई है इसकी। भाई ने कहा कि डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन भाभी जाने से इनकार कर रही थी। उन्होंने कहा कि ठंडा पानी पिला दो, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। भाई ने तो हमें सख्ती से मना कर दिया कि तुम लोगों ने घर से निकलना ही नहीं है, लेकिन मेरा रोज जाना जरूरी था। उस औरत ने कहा था कि रोज आया करना है। भाभी अपने कमरे में थी और भाई भी कमरे के अंदर ही बैठा था। भाई तो घर से जा ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि कब भाई घर से निकले और मैं भाभी से कहूँ कि मेरे साथ चलें, लेकिन आज ये होता नजर नहीं आ रहा था। सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, अमल तो मैंने करना है, एक दिन अकेली चली जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, भाई को पता भी नहीं चलेगा। औरत ने अमल शुरू करवा दिए, लेकिन एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि तुम अकेली आई हो, तुम्हारे अकेले आने का क्या फायदा? मुझे इसकी बात समझ न आई कि मेरे अकेले आने का क्या फायदा, मतलब मेरी भाभी के साथ आने से इसको क्या फायदा होना था। अगले दिन भाभी को बताया कि मैं चली गई थी, तो उसने कहा कि चलो अच्छा किया, लेकिन अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मुझे पता था भाई ने मुझे जान से ही मार देना था, लेकिन मेरी भाभी की हालत ठीक नहीं हो रही थी। वो बार बार उल्टियाँ करती, उनको तो चक्कर भी आ रहे थे, फिर भी कहती कि हम जरूर जाएंगे। फिर मैं भाभी के बाथरूम में गई तो मैंने वहाँ पर एक ऐसी चीज पड़ी हुई देखी जिसके बारे में मुझे पता था, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वो चीज थी जिसे टेस्ट किया जाता है कि आप उम्मीद से हैं या नहीं। उसके मुताबिक भाभी उम्मीद से थी। जब मैं बाहर आई तो मैंने कहा कि आप उम्मीद से हैं, तो कहने लगी कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें किसने कह दिया। वो इस बात से मुकर गई तो मैं भी खामोश हो गई। फिर मुझे याद आया कि मेरा भाई तो कहता था कि मुझे शादी के 5 साल तक बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि मेरे भाई को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन भाभी प्रेग्नेंट थी, ये बात मुझे पता चल रही थी। फिर वो मुकर क्यों रही थी? मुझे भाभी पर शक हो गया। मैंने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, मैं चली जाती हूँ। भाई घर पर आए तो उनको कहिएगा कि मैं कमरे में सो रही हूँ, वो मेरे कमरे में नहीं आएंगे, इस तरह तो आसानी हो जाएगी। आज मैं उनसे ये भी पूछूंगी कि ये अमल और कितने दिन करना है। मेरी भाभी ने कहा कि नहीं, मैं साथ चलूंगी, बहुत जिद कर रही थी। मैंने कहा कि भाई गुस्सा होंगे, फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, कोई मसला नहीं बनेगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। उनकी जबान से ये निकला तो मैं हैरान हो गई, भाभी का जाना इतना जरूरी क्यों था? उन्होंने वहाँ पर कुछ करना तो होता नहीं था, वो तो आराम से एक जगह बैठी रहती थी। आज मैं आंखों पर काला कपड़ा बांध कर लेटी थी तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने अपनी आंखों से काला कपड़ा हटा दिया,
क्योंकि जाने की मुझे शक पड़ गया था। मुझे अजीब और गरीब किस्म की आवाजें आया करती थीं। अब तो वो लड़की मेरे सहारे बैठकर कुछ पढ़ती भी नहीं थी। सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस कमरे में वो औरत भी नहीं थी, जबकि भाभी के साथ एक शख्स बैठा था जिसने मेरी भाभी का हाथ थाम रखा था। वो दोनों मुझे देखकर घबरा गए। मैंने कहा, कौन हो तुम? हाथ छोड़ दो मेरी भाभी का। उसने हाथ छोड़ दिया, लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि खबरदार जो तुमने ये बात किसी को बताई, ये मेरा दोस्त है। मेरी भाभी का क्या मतलब था मैं समझ गई थी, और मेरे दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी, क्योंकि 2-3 हफ्ते के अमल के बाद मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। उस औरत को हमने पैसे भी दे दिए थे। वो औरत भी आ गई, कहने लगी, तुम कितनी बेवकूफ हो। मैं सब कुछ समझ गई। वो मेरी भाभी के साथ मिली हुई थी। उसका मुंह बंद करवाने को ही मेरी भाभी ने उसको पैसे दिए थे, और मेरी भाभी उस लड़के से मिलने के लिए यहाँ पर आया करती थी। जाहिर है वो अकेली घर से नहीं निकल सकती थी और रोज बहाने नहीं बना सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि मैं अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी। उस औरत ने कहा कि अपने भाई को तब बताओगी ना जब जिंदा रहोगी। ये तुम्हारी भाभी का इश्क है, और तुम्हारी भाभी शादी से पहले इसी से मोहब्बत करती थी। ये मेरा भाई है, इसलिए मैं इन लोगों को यहाँ पर मिलवाती हूँ। वो मेरी तरफ बढ़ी, मैं वहाँ से भाग उठी। इतना तेज मैं जिंदगी में कभी नहीं भागी। मुझे रिक्शा भी मिल गया। मैं घर आई तो भाई भी घर आया हुआ था। मेरी हालत देखकर पूरी तरह घबरा गया। मैंने सारी बात बता दी। वो भी हैरान रह गया। उसने मुझे भी डांटा कि तुमने ये सब कुछ होने दिया, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि मुझे तो इस्तेमाल किया जा रहा था। शायद वो भाभी इसी शख्स के बच्चे की माँ बनने वाली है। भाई को वो चीजें भी दिखाई जिन पर टेस्ट लिया गया था। मेरा भाई अपना सर पकड़कर बैठ गया। सोचा कि भाभी वापस आएगी, लेकिन वो भी वापस ना आई। शायद उसी लड़के के साथ ही भाग गई थी। मेरे भाई ने भाभी के नाम तलाक उनके घर भिजवा दी और उनके घर वालों को सब कुछ बता दिया। वो लोग बहुत शर्मिंदा थे। 2 से 4 महीने तक कुछ पता न चला। हमने उनका सामान भी वापस भिजवा दिया। भाई तलाक लिखकर दे चुका था। अब वो मेरे भाई की बीवी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि भाभी की लाश मिली है, और उस लड़के का कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। सही कहते हैं कि बुरे का अंजाम बुरा होता है, लेकिन मैं हैरान भी हुई कि मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनती रही। बेवकूफों की तरह वहाँ पर आंख पर पट्टी बांधकर लेटी रही, और मेरी भाभी बदकारी करती रही। मेरे भाई को मुझसे शिकायतें थी, लेकिन वो जानता था कि मुझे ये सब पता नहीं था। फिर मेरे भाई ने मेरी शादी करवा दी। मैं अपने घर की हो गई। मुझे किस्मत से अच्छा इंसान मिल गया। जब अपनी भाभी के बारे में पता चला कि उनकी लाश मिली है, तो दिल को थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि उनके साथ मैं तो बिल्कुल ठीक थी। उनको अपनी बहन समझती थी, पर उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कीजिए,